आपने हाल ही में एक थाईलैंड से दिल्ली की एक फ्लाइट में हुए टर्बुलेंस की खबरें सुनी होगी। 4 अगस्त 2026 एयर इंडिया की AI 2379 फ्लाइट ने फुकेट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। आमतौर पर फुकेट से दिल्ली की ये फ्लाइट एक रूटीन इंटरनेशनल जर्नी होती है, लेकिन इस फ्लाइट में आसमान में जबरदस्त टर्बुलेंस हुआ, जिसने न सिर्फ इसमें सवार पैसेंजर्स को डरा दिया, बल्कि लैंडिंग के बाद भी फ्लाइट के पायलट की मेडिकल और ड्रग स्क्रीनिंग को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल फ्लाइट के पायलट इन कमांड का फ्लाइट के बाद ये टेस्ट किया गया कि उसके शरीर में कोई नशीला या दिमाग पर असर डालने वाला सब्सटेंस तो मौजूद नहीं था। इस टेस्ट में ऐसा रिजल्ट सामने आया, जिसके बाद पायलट के सैंपल को कंफर्मेटरी टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ा। आखिर इस टेस्ट में क्या सामने आया? क्या पायलट वाकई किसी बैंड सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस में था? क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जिस्ट। दरअसल 4 अगस्त की शाम फुकेट से दिल्ली आ रही ये फ्लाइट करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर क्रूज कर रही थी। इस फ्लाइट में कुल 145 लोग सवार थे। इनमें 137 पैसेंजर्स थे, जिनमें 3 छोटे बच्चे भी शामिल थे। इसके अलावा फ्लाइट में 2 पायलट्स और 6 कैबिन क्रू मेंबर्स थे। तभी एयरक्राफ्ट ने अचानक लगभग 300 फीट की ऑल्टीट्यूड खो दी, यानी कुछ ही पलों में विमान अपनी उड़ान की ऊंचाई से करीब 300 फीट नीचे आ गया। इस दौरान कैबिन में मौजूद पैसेंजर्स और क्रू अचानक ऊपर नीचे उछल गए। कई पैसेंजर्स अपनी सीट से उठकर कैबिन में जा गिरे, जबकि कैबिन क्रू के कुछ मेंबर्स भी इस अचानक हुए मूवमेंट की चपेट में आ गए। ये माइनर इंजरीज हैं जो एयर इंडिया कह रही है ना कि माइनर इंजरीज हुई है। हमारे पैसेंजर्स को सिर्फ माइनर इंजरीज है, ये माइनर इंजरीज है। इस पूरे इंसिडेंट में कुल 13 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स के इंजर्ड होने की जानकारी सामने आई। हालांकि एयरक्राफ्ट में किसी मेजर डैमेज की जानकारी नहीं मिली और उसे बाद में दिल्ली में सेफली लैंड कराया गया। लेकिन लैंडिंग के बाद मामला सिर्फ टर्बुलेंस या एयरक्राफ्ट के अचानक नीचे आने तक सीमित नहीं रहा। इस घटना के बाद दोनों पायलट्स का टेस्ट कराया गया। सबसे पहले उनका ब्रीथेलाइजर टेस्ट हुआ, जिसमें अल्कोहल की जांच की गई और दोनों का रिजल्ट नेगेटिव आया। इसके बाद ब्लड और यूरिन सैंपल्स लेकर ये जांच की गई कि पायलट के शरीर में कोई नशीला या दिमाग पर असर डालने वाला सब्सटेंस मौजूद था या नहीं। कैप्टन की शुरुआती जांच में रिजल्ट पूरी तरह नेगेटिव नहीं आया। अथॉरिटीज ने इसे नॉट नेगेटिव बताया। इसके बाद उसके सैंपल को दोबारा और ज्यादा पक्की जांच के लिए एक मान्यता प्राप्त लेबोरेटरी में भेज दिया गया। अब यहाँ नॉट नेगेटिव का मतलब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसे पायलट के डोप टेस्ट फेल या पॉजिटिव होने के तौर पर बताया गया, लेकिन बाद में सरकार की तरफ से साफ किया गया कि अभी फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आई है। यानी इस वक्त ये कहना सही नहीं होगा कि पायलट ने कोई बैंड ड्रग लिया था या वो फ्लाइट उड़ाते समय नशे के असर में था। फिलहाल इतना ही सामने आया कि शुरुआती जांच में कुछ ऐसा संकेत मिला जिसे दोबारा जांच करके पक्का करना जरूरी समझा गया। और यही वजह है कि दूसरी जांच इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली रिपोर्ट में सिर्फ ये संकेत मिलता है कि शरीर में कोई ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जिसकी आगे जांच की जरूरत है। लेकिन दूसरी और पक्की रिपोर्ट आने पर यह पता चलेगा कि आखिर सैंपल में क्या मिला, वो सब्सटेंस क्या था और क्या वो एविएशन रूल्स के तहत प्रतिबंधित है। क्योंकि कुछ दवाइयों, पेन किलर्स या हेल्थ सप्लीमेंट्स में भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जो शुरुआती जांच में डिटेक्ट हो जाए। इसलिए फाइनल रिपोर्ट आने से पहले पायलट को दोषी मानना सही नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर पायलट्स की जांच कराई किसके निर्देश पर गई और इस पूरे मामले को इतना गंभीर क्यों माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर पायलट्स के ब्लड और यूरिन सैंपल्स की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB के निर्देश पर कराई गई। AAIB सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है और जब किसी फ्लाइट में ऐसा सीरियस इंसिडेंट होता है जिसमें पैसेंजर या क्रू घायल होते हैं तो उसकी वजह पता लगाने के लिए जांच शुरू की जाती है। यही वजह है कि इस केस में सिर्फ एयरक्राफ्ट को ही नहीं बल्कि फ्लाइट ऑपरेट करने वाले क्रू को भी जांच के दायरे में रखा गया। इन्वेस्टिगेशन का मकसद हर पॉसिबल एंगल को चेक करना होता है ताकि किसी भी संभावना को बिना जांचे छोड़ा ना जाए। अब पायलट को लेकर एक और इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि उन्हें फिलहाल फ्लाइंग ड्यूटी से हटा दिया गया है, यानी कंफर्मेटरी टेस्ट और पूरी जांच होने तक पायलट एयरक्राफ्ट ऑपरेट नहीं करेंगे। इसे सीधे पनिशमेंट नहीं माना जा सकता, बल्कि इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक उठाया गया प्रीकॉशनरी स्टेप होता है। फाइनल एक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या सामने आता है और अथॉरिटीज पूरी जांच के बाद क्या निष्कर्ष निकालती है। लेकिन इस मामले में फेडरेशन ऑफ इंडिया पायलट्स के प्रेसिडेंट कैप्टन CS रंधावा ने बताया
बताया कि शरीर में किसी भी साइकोएक्टिव सब्सटेंस के ट्रेसेस हमेशा ये नहीं बताते कि किसी व्यक्ति ने उसे हाल ही में लिया है। कुछ सब्सटेंसेस या उनके ट्रेसेस शरीर में काफ़ी लंबे समय तक डिटेक्ट हो सकते हैं। इसलिए अगर कंफर्मेटरी टेस्ट में कोई सब्सटेंस मिलता भी है तो ये जानना ज़रूरी होगा कि वो सब्सटेंस क्या है और वो शरीर में कब पहुंचा। उनका कहना है कि एयरलाइन क्रू के बीच सेल्फ मेडिकेशन भी एक कंसर्न हो सकता है, यानी कई बार लोग डॉक्टर की सलाह के बिना खुद दवाइयाँ ले लेते हैं। कुछ पेन किलर्स में ऐसे कंपाउंड्स हो सकते हैं जो ड्रग स्क्रीनिंग में डिटेक्ट हो जाए, इसलिए टेस्ट में कुछ डिटेक्ट होने के बाद सीधे इसे इलीगल ड्रग यूज मान लेना सही नहीं होगा। पहले सब्सटेंस की पहचान और उसकी वजह पता करना जरूरी है। एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कैप्टन सैम थॉमस ने भी इस बात पर जोर दिया। उनका कहना है कि आजकल कई यंग लोग फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के लिए अलग अलग सप्लीमेंट्स लेते हैं और कुछ सप्लीमेंट्स में ऐसे बैंड सब्सटेंस हो सकते हैं जिनकी जानकारी लेने वाले व्यक्ति को खुद भी नहीं होती। इसलिए उनके मुताबिक इस मामले में सबसे पहले पता चलना चाहिए कि पायलट के सैंपल में आखिर क्या था। यानी कंफर्मेटरी रिपोर्ट सिर्फ ये नहीं बताएगी कि इनिशियल स्क्रीनिंग सही थी या नहीं, बल्कि ये भी क्लियर करेगी कि आखिर जिस सब्सटेंस की वजह से स्क्रीनिंग का रिजल्ट नॉट नेगेटिव आया वो सब्सटेंस था क्या। इसके बाद ये तय करना संभव होगा कि एविएशन रूल्स के तहत पायलट के खिलाफ कोई वायलेशन बनता है या नहीं। अगर कंफर्मेटरी टेस्ट में कोई प्रतिबंधित सब्सटेंस कंफर्म होता है तो पायलट के खिलाफ रेगुलेटरी एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे मामलों में पायलट को फ्लाइंग से हटाने के साथ मेडिकल असेसमेंट और रिहैबिलिटेशन जैसे स्टेप्स भी लिए जा सकते हैं। वहीं अगर मामला दोबारा सामने आता है तो एक्शन और सख्त हो सकता है। हालांकि इस पर्टिकुलर केस में अभी से ये कहना कि पायलट पर कौन सी कार्रवाई होगी सही नहीं होगा, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट अभी आई नहीं है। दरअसल एविएशन सेक्टर में अल्कोहल और ड्रग्स को लेकर क्रू की टेस्टिंग कोई नई व्यवस्था नहीं है। पायलट्स की फिटनेस को लेकर अलग अलग तरह की जांच और निगरानी होती रहती है। अल्कोहल के लिए ब्रीथलाइजर टेस्ट ज़्यादा रूटीन होता है, जबकि साइकोएक्टिव सब्सटेंस की जांच रैंडम टेस्टिंग के तहत या किसी सीरियस इंसिडेंट के बाद भी की जा सकती है। यानी किसी पायलट का ऐसा टेस्ट होना अपने आप में अनयूजुअल बात नहीं है, लेकिन इस केस में बात इसलिए ज़्यादा सीरियस हो गई क्योंकि टेस्टिंग एक ऐसे इंसिडेंट के बाद हुई जिसमें एयरक्राफ्ट ने अचानक ऑल्टीट्यूड लूज किया और कई पैसेंजर्स घायल हो गए। इसलिए अब इन्वेस्टिगेटर्स को ये देखना होगा कि उस वक्त एयरक्राफ्ट के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था और क्या क्रू की फिटनेस का उस सिचुएशन से कोई संबंध था। अब बात करते हैं पिछले कुछ महीनों में एयर इंडिया से जुड़े कुछ दूसरे इंसिडेंट्स जो चर्चा में रहे। दिसंबर 2025 में वैंकूवर में एक एयर इंडिया पायलट को फ्लाइट ऑपरेट करने से पहले अल्कोहल स्क्रीनिंग में फेल होने के बाद ड्यूटी से हटा दिया गया था। ये मामला कनाडा का था और इसे बाद में कैनेडियन अथॉरिटीज की तरफ से भी जांच की मांग की गई थी। इंडियन एविएशन रेगुलेटर DGCA ने भी इस इंसिडेंट को लेकर कार्रवाई की थी, लेकिन यहाँ समझना जरूरी है कि वो मामला अल्कोहल का था, ड्रग्स का नहीं। इसके कुछ महीनों बाद अप्रैल 2026 में एयर इंडिया के को पायलट से जुड़ा एक और मामला सामने आया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैन फ्रांसिस्को पहुंचने पर उसके बैगेज में मैरिजुआना मिला था। यूएस अथॉरिटीज ने उसे एंट्री देने से मना कर दिया और उसे इंडिया वापस भेज दिया गया। एयर इंडिया ने इस मामले में भी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। अब इन दोनों घटनाओं को अगस्त वाले केस के साथ जोड़कर देखने पर एयर इंडिया की क्रू फिटनेस और ड्रग अल्कोहल सेफ्टी चेक्स को लेकर सवाल जरूर उठते हैं, लेकिन तीनों मामले अलग हैं। एक में अल्कोहल स्क्रीनिंग थी, दूसरे में मैरिजुआना पोजेशन का मामला था और मौजूदा केस में इनिशियल साइकोएक्टिव सब्सटेंस स्क्रीनिंग नॉट नेगेटिव आई है, जिसकी फाइनल कंफर्मेशन अभी बाकी है। अब इस पूरी जांच में दो चीजें सबसे ज्यादा अहम होने वाली है, एक एयरक्राफ्ट से मिलने वाला डेटा और दूसरा पायलट की फाइनल लेबोरेटरी रिपोर्ट और एयरक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स। दरअसल फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट की कई महत्वपूर्ण जानकारी ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड करता है। इसमें फ्लाइट की स्पीड, ऑल्टीट्यूड और दूसरे टेक्निकल पैरामीटर्स की जानकारी मिल सकती है, जबकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से ये पता लगाने में मदद मिल सकती है कि उस वक्त कॉकपिट में क्या बातचीत और कम्युनिकेशन हुई थी। इन रिकॉर्ड से इन्वेस्टिगेटर्स को ये समझने में मदद मिलेगी कि 4 अगस्त को एयरक्राफ्ट के अचानक 300 फीट नीचे जाने के वक्त एग्जैक्टली क्या हुआ था। इसके साथ ही पायलट के सैंपल की फाइनल लेबोरेटरी रिपोर्ट भी बेहद अहम है। इनिशियल स्क्रीनिंग में जो टेस्ट नॉट नेगेटिव आया है उसकी पुष्टि अब इसी जांच से होगी। अगर फाइनल रिपोर्ट में कोई प्रतिबंधित सब्सटेंस कंफर्म होता है तो उसके बाद पायलट की मेडिकल फिटनेस और एविएशन रूल्स के तहत आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। वहीं अगर फाइनल रिपोर्ट इनिशियल फाइंडिंग्स को कंफर्म नहीं करती तो तस्वीर पूरी तरह अलग हो सकती है। भारत में पायलट के लिए अल्कोहल और साइकोएक्टिव सब्सटेंस को लेकर नियम काफी सख्त है। DGCA के नियमों के तहत फ्लाइट क्रू को ड्यूटी से पहले नशे या ऐसे सब्सटेंस के इस्तेमाल से दूर रहना होता है, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही लाखों पैसेंजर्स की सेफ्टी को खतरे में डाल सकती है। नियमों में ऐसे मामलों के लिए अलग अलग स्तर की कार्रवाई का प्रावधान भी है, जो वायलेशन की नेचर और उसके दोहराए जाने पर डिपेंड करता है। एक तरफ AAIB एयरक्राफ्ट के अचानक ऑल्टीट्यूड लॉस की वजह पता कर रहा है, तो दूसरी तरफ पायलट की फाइनल टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है। दोनों जांचों के नतीजे सामने आने के बाद ये साफ होगा कि 4 अगस्त की इस फ्लाइट में आखिर गलती कहां हुई थी और क्या पायलट की मेडिकल स्क्रीनिंग का उस इंसिडेंट से कोई संबंध था। फिलहाल इस मामले में फाइनल रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन के नतीजों का इंतजार है। जैसे रिपोर्ट सामने आती है तस्वीर और साफ हो जाएगी। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जस्ट।